ईद कैसे गुजारते हैं? ईद जो है फर्स्ट डे जो है आपको पता है कि गुजरात में हमेशा जो है ईद होती है और सारा दिन जो है वो वर्करों के साथ ही सारी ईद गुजरती है। तो सब गोश्त खुद भी तकसीम वगैरह करते हैं? जिस तरह आपको पता है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से 3 हिस्से होते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाता हूँ। तो डॉक्टर साहब खुद भी कुछ पका लेते हैं? खुद तो मैंने ये फ्राई अंडे और आमलेट जो है वो मैं बना लेता हूँ। बेगार पैदा हो चुका है मुल्क की सनत में, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? हम जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं टेफ्टा, वो भी इसी मिनिस्ट्री में आते हैं। उनको हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं, उनकी लैब्स अपग्रेड कर रहे हैं ताकि यूथ जो है लीगल तरीके से बाहर जा सके। तो IMF से क्या हम जान नहीं छुड़वा सकते? अगर हर कोई अपने अपने अदारे में रह के सही तरह दिन रात काम करे तो मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेशन हो सकती है कि हमें IMF की ज़रूरत नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से ईद का पैगाम आया हो? फ़िलहाल तो को नहीं है। इन्होंने खुद ही फैसला किया कि सियासत अपनी है। चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी फैमिली कहती हैं कि चौधरी ख़ानदान में फूड के ज़िम्मेदार चौधरी शुजात हुसैन के बेटे और मोहसिन नकवी हैं। ये 100% ये गलत बात है। मोहसिन नकवी साहब की ही वजह से इनको फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की गई थी जब ये जेल में थे। इन्होंने ही मुख्तलिफ ख़ानदान के कुछ लोगों के थ्रू शुजात साहब और हमारे ख़िलाफ़ बयानबाजी शुरू कर दी। फिर बाहर से अक्सर कॉल्स आती थी हमारे वर्कर्स को कि मुझे और सालिक साहब को ना सपोर्ट किया जाए, इसलिए कि हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। बाकायदा अभी भी थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं। बातें तो हमारे पास भी हैं काफ़ी करने के लिए, हमारे पास भी जवाब है, मगर हम मुनासिब नहीं समझते कि। लेकिन अगर शुजात साहब इस ख़ानदान की सियासत को आगे लेके ना चलते तो ना कोई वज़ीर आला होता, ना कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता, ना कोई वज़ीर होता। फूड का चौधरी ख़ानदान में जो इस वक्त मौजूद है, इसका ज़िम्मेदार कौन? मेरे ख्याल में एक वो हैं कि जिन्होंने वसीम मदामी के शो पर आके प्रोग्राम किया और दूसरे जो साहब जो स्पेन में बैठे हैं। चौधरी ख़ानदान के लाहौर और गुजरात के घर में हमने सुना है कि दीवार आ चुकी है। दीवार की जहाँ बात कर रहे हैं ना, इन्होंने बीच में कनात लगा दिए और वो भी दूसरी साइड से कनात लगी, मगर जिस तरह हालात जा रहे हैं कोई पता नहीं दीवार वाला मामला शायद हो जाए, हम तो नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद का दिन है, ईद बड़ी ईद है, इसार कुर्बानी का जज्बा लेके ये ईद आती है और हर शख्स जो है इस वक्त अपने अपने घर में ईद कुर्बान मना भी रहा होगा, ईद की खुशियाँ मना रहा होगा। कहीं कुर्बानी चल रही होगी, कहीं कुर्बानी मुकम्मल होकर गोश्त बन रहा होगा। और आज कैपिटल स्पेशल प्रोग्राम हम ईद की शो कर रहे हैं और ईद में आपसे मुलाकात करवाएंगे कि सियासतदान ईद कैसे गुजारते हैं। सबसे पहले मेरी जानिब से, कैपिटल TV की जानिब से आपको बड़ी ईद की ढेरों मुबारकबाद। आज हमारे प्रोग्राम में ईद शो जो स्पेशल प्रोग्राम है, इसके मेहमान होंगे सूबाई वज़ीर सनत व तजारत चौधरी शाफ़े हुसैन। आएँ इनसे बात करते हैं। शाफ़े साहब बहुत शुक्रिया, आपको ईद मुबारक। ये बताएं ईद कैसे गुजारते हैं? ईद का पहला दिन आज है और ईद में आपने कुर्बानी कर ली है? खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। भी ऐसा लगता है कि पिछली ईद भी कल ही गुजरी है, टाइम आपको पता है कि बहुत जल्दी गुजरा। तो ईद जो है फर्स्ट डे जो है आपको पता है कि गुजरात में हमेशा जो है ईद होती है और सुबह जो है ईद की नमाज जो है पढ़ने के बाद फिर घर आके तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो वर्कर्स हैं वो घर पर आना शुरू हो जाते हैं और सारा दिन जो है वो वर्करों के साथ ही सारी ईद गुजरती है। ईद पे क्या कुर्बान किया आपने? बकरे, गायें या ऊँट वगैरह? बकरे की। चलो सब गोश्त खुद भी तकसीम वगैरह करते हैं? गोश्त की तकसीम इस बार भी और हर ईद पर जो है वो मेरा ये रहा खुद खड़े होकर उस गोश्त को जो लिफाफों में जो है इक्वली खुद उसमें मैं डलवा के, तो फिर जो है जिस तरह आपको पता है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से 3 हिस्से होते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाता हूँ। और जो बाहर देना होता है गोश्त, वो अक्सर कच्ची बस्तियों में और हॉस्पिटल्स के बाहर भी काफ़ी ज़रूरतमंद बैठे होते हैं, तो उनमें जो है वो फिर गोश्त जो है वो तकसीम कर देते हैं। तो सब बचपन में ईद कैसे गुजरती थी? और ये भी बताएं कि आपने कभी खुद कुर्बानी का जानवर खुद ज़िबा किया हो, तकबीर फेरी हो? देखा तो बड़ी बार है, और बचपन में जो है कुर्बानी के जो जानवर हैं वो बचपन में मैं खुद ही संभालता हूँ दिन रात। इवन जब गर्मियों में ईद, जिस तरह अभी भी गर्मियों में ईद, 50 डिग्री टेम्परेचर पर मैं सारा दिन जो है वो 2 हफ्ते पहले बचपन में हम कुर्बानी के बकरे आ जाते थे। अभी तो ईद से 2 या 3 दिन पहले लेते हैं। पहले 2 हफ्ते पहले मेरी ज़िद होती थी कि नहीं 2 हफ्ते पहले ले लें।
2 हफ्ते फिर मैं उनको खुद ही संभालता था बचपन में। चलो साहब, ईद का मौका है, बचपन का कोई ऐसा वाक़या हो जो आपको याद हो, कोई ऐसा खुशगवार वाक़या हो जो आज आप भी आज याद करके हंसते हो, मुस्कुराते हो? बचपन का मेरे ख्याल में यही वाक़या है कि मुझे याद पड़ता है कि एक बार गर्मियों की ईद थी, जिस तरह अभी भी आपको पता है कि टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला गया। तो बचपन की एक बात याद है कि बाहर भी जो है उस टाइम भी 50 डिग्री का टेम्परेचर था, तो मैं बकरों को अंदर लाउंज में ले आया, इसलिए कि अंदर एसी लगा हुआ। पहला दिन गुजरात में ईद का गुजारते हैं, दूसरे दिन लाहौर आते हैं। लाहौर में ईद कैसे गुजारते हैं? लाहौर में भी क्या कुर्बानी होती है? सियासी वर्कर आते हैं? लाहौर में जो है कम मुलाकात होती है, मगर गुजरात में ज़्यादा होती है। लाहौर के ईद के बाद जो है और ईद से पहले जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे वर्कर्स हैं वो आके मिलते रहते हैं, उनको मैं टाइम देता रहता हूँ। चौधरी साहब, आप सनत व तजारत के वज़ीर हैं, ये बताएं कि सनत कैसी आपको मिली है? कितना बेगार पैदा हो चुका है मुल्क की सनत में, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? मेरे ख्याल में कि अभी मुझे जो कुछ अर्सा हुआ है अभी एज ए मिनिस्टर, तो मेरे ख्याल में तो काफ़ी बुरे इसके जो है हालात हैं मिनिस्ट्री के। तो उसको बेहतर करने के लिए हम जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं टेफ्टा, वो भी इसी मिनिस्ट्री में आते हैं, उनको हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं, उनकी लैब्स अपग्रेड कर रहे हैं, उनका 30-30 साल पुराना सिलेबस है, सिलेबस को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि स्किल डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेवल की दी जाए, ताकि यूथ जो है लीगल तरीके से बाहर जा सके। और वहाँ पर हज़ारों के करीब जर्मनी में और मुख्तलिफ ममालिक में उनको इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, प्लम्बर्स चाहिए, तो लीगल तरीके से जो है यूथ जो है वो बाहर जा सकती है, ताकि बाहर जाके वो अर्न करें और फिर वहाँ से अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा थ्रू बैंकिंग चैनल पाकिस्तान भिजवाएँ अपनी फैमिलीज़ को, ताकि उसमें इनकी फैमिलीज़ को भी फ़ायदा होएगा जब बाहर से यूरो डॉलर्स आ रहे होंगे, और फॉरेन रेमिटेंस भी बढ़ेगी जिसमें इकॉनमी को फ़ायदा होएगा। आपने इंडस्ट्री की बात की, इंडस्ट्री के हालात कैसे बेहतर किए जा सकते हैं? इस वक्त आपकी मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो और दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो रही हैं, बड़े मुश्किल हालात हैं, बिजली के नर्ख और इसके साथ साथ रॉ मटेरियल का इंपोर्ट, बड़ी मुश्किल से ताजर सर्वाइव कर रहा है, इसको कैसे बेहतर करेंगे? तो उसको बेहतर करने के लिए ये कि सोलर को शिफ्ट करें, ताकि सोलर से जो है आपका जो बिजली के रेट भी कम होंगे। और उसके अलावा जो आपने बात की है टेक्सटाइल की, तो BCM पंजाब का इनिशिएटिव है टेक्सटाइल सिटी बनाने का, जिसमें जो है हम रजिस्ट्रेटिंग यूनिट्स जो हैं चाइनीज़ कंपनीज इंटरेस्टेड हैं वो लगाने में, तो ताकि उसमें रोज़गार जो है वो बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी। तो उसमें जो है जो टेक्सटाइल सिटी का हम प्लान कर रहे हैं उसमें जो है 10 साल के लिए कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा और 0% ड्यूटी होगी जो पहली बार मशीनरी इंपोर्ट करेगा। चलो साहब, इन हालात में ताजर का एतमाद कैसे हासिल कर सकते हैं? ताजर का एतमाद जीतेंगे, वो मुल्क में पैसा लगाएगा, आपकी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर सकता है। इस हवाले से ये है कि उनको जो है इंसेंटिव जो हैं वो उनके सामने जो इंडस्ट्रियल स्टेट जो हैं वो मुहैया करेंगी। और उस हवाले से जो है अक्सर इंडस्ट्रियल स्टेट जो है जो लैंड है वो 2 साल की लीज़ पर जो है वो बिजनेसमैन को जो है वो दिया जा रहा था। वो हम पॉलिसी चेंज करके जो काफ़ी सीरियस है इंडस्ट्री लगाने में, उनको हम 5 साल के ऊपर भी दे सकते हैं, 2 साल की बजाय। चौधरी साहब, IMF इस वक्त मुकद्दस गाय बना हुआ है। IMF जो कहता है हमें करना पड़ता है। एक सियासतदान के लिए सबसे मुश्किल होता है जब उसके वर्कर या उसके हलके के लोग उसके पास आते हैं और मुश्किलात का इजहार करते हैं और IMF की हम बात मानते हैं, अपनी ही अवाम पे मुख्तलिफ़ सूरतों में उन पर जो है मुश्किलात के अंबार लगा देते हैं। तो IMF से क्या हम जान नहीं छुड़वा सकते? IMF के हवाले से मैं ये कहूँगा कि IMF की वजह से वो जो है कंडीशंस लगाई जाती हैं कि हर 2 महीने बाद बिजली के रेट बढ़ाए जाएं, गैस के रेट बढ़ाए जाएं। तो आपका जो सवाल है, मैं समझता हूँ कि इधर पाकिस्तान में और पंजाब में जो है इतनी ज़्यादा यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि अगर हर कोई अपने अपने अदारे में रह के सही तरह दिन रात काम करे तो मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेशन हो सकती है कि हमें IMF की ज़रूरत नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा पोटेंशियल है इस मुल्क में
बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉपर रिजर्व्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ पर जेम्स हैं। फिर अभी जो मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट है ये जल्द जो है इस पर जो है काम शुरू करने लगे हैं, इस पर पिंक सॉल्ट के ऊपर, इसको प्रोसेस करके जो है एक्सपोर्ट किया जाए। ये दुरुस्त कहा आपने, पिंक सॉल्ट जो है, जो इंडिया हमारा ही सॉल्ट लेके उसको मेड इन इंडिया करता है, तो इसको किस तरह से बेहतर कर रहे हैं? वाकई में कोई ऐसा बेहतर हो सकता है कि आपके मुल्क का पिंक सॉल्ट मेड इन पाकिस्तान हो? काफ़ी अरसे से आपको पता है यहाँ से वहाँ जाता रहा, वहाँ पर मेड इन इंडिया का लेबल लगता रहा और एक्सपोर्ट होता रहा। तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो जिस तरह मैंने कुछ बताई हैं आपको, कि अच्छी तरह उनको एक्सप्लोर किया जाए और उनको एक्सपोर्ट किया जाए तो हमें जो है IMF के लोन की ज़रूरत नहीं है। चलो साहब, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि 4 या 4.5 माह की जो अब आपकी कारकर्दगी है बतौर वज़ीर सनअत तजारत, तो 4 महीने की कारकर्दगी को अगर आप बयान करें तो किस तरह से, क्या क्या कुछ आपने इस 4 माह के अंदर किया? मैं समझता हूँ उसमें ये 4 जो अभी 6 जो हैं बल्कि टेक्निकल कॉलेजेस उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं। काफ़ी कुछ कॉलेजेस में जो कंप्यूटर्स हैं वो 20 साल पुराने पड़े हुए थे, उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं। और बाहर के ममालिक से भी हमारी बातचीत शुरू होगी हुई है ताकि उनके हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेनिंग दें और स्किल डेवलपमेंट करा के जो हम बाहर भिजवाएँ। और आज तक कभी स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी पंजाब की हिस्ट्री में नहीं आई, वो हम स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2024 वो लेके आए हैं। इसलिए कि जो इस वक्त जो लेबर है इसकी टेक्सटाइल की स्टिचिंग यूनिट्स की ख़ास तौर पर चाइना से उसकी प्राइस जो है काफ़ी हद तक कम होगी, इसलिए कि चाइनीज़ लेबर जो है वो काफ़ी IT की तरफ जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये राइट टाइम है और यहाँ पर जो है इंडस्ट्री लगाने का, मगर साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि सोलर की मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ हो। खाली सोलर पैनल्स को इंपोर्ट करना कोई हल नहीं है। इंडिया जो है इस वक्त ख़ुद बना रहा है सोलर पैनल्स और इंडिया में इस वक्त $1 बिलियन की सोलर पैनल्स की एक्सपोर्ट हो रही है। $1 बिलियन की इंडिया सोलर पैनल बना के हर साल खुद एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमें इसके ऊपर जो है हमने अब जो है काम शुरू किया हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि सोलर पैनल्स भी यहाँ पर बने और काफ़ी कंपनीज़ ने इंटरेस्ट जो है वो शो किया और इन कंपनीज़ को हम फैसिलिटीज़ भी देंगे यहाँ पर कि जिस तरह 10 साल के लिए टैक्स नहीं, हम इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा उनको। पहली बार जो मशीनरी इंपोर्ट करेंगे वो 0% टैक्स होएगा। चलो साहब, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, मीट एक्सपोर्ट हो सकता है, कॉटन है, इस तरह से बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो मुल्क की सनत के लिए भी बेहतर हो सकती हैं, लोगों के लिए रोज़गार का मौका भी बनेगा अगर ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हों और पाकिस्तान को एक बड़ी जो है रकम इकॉनमी में बेहतर करने के लिए इसका सहारा मिल सकता है। जी बिल्कुल, इसके ऊपर रोड शोज़ कराने की ज़रूरत है और आने वाले महीनों में हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि चाइना में टेक्सटाइल का भी रोड शो कराया जाए, इसलिए कि बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पर और कॉटन ग्रोइंग कंट्री है पाकिस्तान। एक ज़माने में यहाँ पर 13 से 14 मिलियन कॉटन की प्रोडक्शन होती थी, कॉटन बेल्स की, अब वो 5-6 मिलियन पर रहेगी। तो कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है, फार्मर्स को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। अब जिस तरह गन्ना है वो भी नेसेसिटी है, ज़रूरी है। कॉटन की तो कैश पे पेमेंट मिलती है, तो उसके लिए जो सीड्स हैं उनके ऊपर भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर वर्किंग शुरू होगी है ताकि इसकी पैदावार जो है कॉटन की बढ़ाई जाए। चौधरी साहब, आपकी बातें तो बहुत अच्छी हैं और हम इसको जारी भी रखेंगे, लेकिन आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ईद का दिन है, ईद के पहले दिन हमारे साथ मेहमान हैं सूबाई वज़ीर सनअत तजारत चौधरी शाफ़ी हुसैन। आएँ उनसे बातें करते हैं और ये जानते हैं कि वो कैसे हेल्प करते हैं अपनी बेगम की ईद के दिन या आगे पीछे, और उनसे कुछ खट्टे मीठे सवालात भी करते हैं चौधरी ख़ानदान में क्या चलने वाला है। आएँ बात कर रहे हैं उनसे। चौधरी साहब, ईद का दिन है और ये खाने पीने की ईद होती है, बड़ी ईद को हम कहते हैं, तो चौधरी साहब खुद भी कुछ पका लेते हैं? कुछ पकाने का है कोई शौक़ हो या कुछ बनाया आपने? ये खुद तो मैंने ये फ्राई अंडे और आमलेट जो है वो मैं बना लेता हूँ, बाकी जो बना होता है वो खा लेते हैं। अच्छा, कुछ नहीं बनाते, लेकिन चौधरी साहब कभी बेगम का किचन में साथ दिया हो या बेगम ने ख्वाहिश का इजहार किया हो कि मेरी किचन में मदद करवाएं? मेरे को याद नहीं पड़ता ऐसा कोई वाक़या। चौधरी साहब बस खाने पीने के शौकीन हैं। चौधरी साहब अब थोड़ी सी हम बात करते हैं चौधरी ख़ानदान के हवाले से। ये बताएं, ये पहली ईद है जो चौधरी ख़ानदान अलग अलग मना रहे हैं? लास्ट भी थी इस तरह।
लास्ट ईद, इसलिए कि इन्होंने खुद ही फैसला सियासी तौर पर देखे ना, खुद ही फैसला कर लिया कि 2.5 साल पहले इन्होंने खुद ही फैसला किया कि सियासत अपनी। मैं और सालिक साहब और शुजात साहब तो चाहते थे कि हम इकट्ठे चलें, इसलिए कि मैंने तो हमेशा कहा है, आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो मैं करता रहा हूँ वो भी आप देख लें कि हमें इकट्ठा चलना चाहिए, मगर उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि उन्होंने इकट्ठा नहीं चलना, और वो समझते हैं कि सियासत अपनी अपनी। और जहाँ बात है सियासत की, और जहाँ 2004 से जो है मैं ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स में हूँ, और हल्के में आना जाना मेरा जो है 2004 से है, तो ये नहीं है कि कोई रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया। तो अब अल्लाह के फजल से फर्स्ट टाइम मौका मिला तो फिर मैंने कॉन्टेस्ट किया, और जो छोटे भाई हैं सालिक हुसैन साहब, उन्होंने फिर कॉन्टेस्ट किया और जीते MNA के लिए, और मैंने फिर गुजरात से ही MP के लिए कॉन्टेस्ट किया, और हम दोनों ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। ये जो शुजात साहब का पुराना हल्का है, जहाँ से चौधरी शुजात हुसैन साहब 4 बार MNA बन चुके हैं, जहाँ से 2 बार इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो ये वो वाला हल्का है। चौधरी साहब, ईद का मौका है, चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से ईद का पैगाम आया हो या आपकी तरफ से ईद की मुबारकबाद पेश की गई हो, ऐसा हुआ? फ़िलहाल तो कोई नहीं है। चौधरी साहब ये बताएं, चौधरी परवेज़ इलाही और इनकी फैमिली कहती हैं कि चौधरी ख़ानदान में फूट के ज़िम्मेदार चौधरी शुजात हुसैन के बेटे और मोहसिन नकवी हैं, क्या ये दुरुस्त है? ये 100% ये गलत बात, और मोहसिन नकवी साहब की ही वजह से इनको फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की गई थी जब ये जेल में थे, और हमने तो हमेशा चाहा कि जो है हर चीज़ मेरिट पर हो और ये जल्द बाहर आ जाए, और हमें खुशी है कि ये बाहर आ गए, और अब ये देखें ये कितने अरसे बाद ये भी ईद अब बाहर आके मना रहे हैं। तो हमने हमारे में कभी ना कोई तकब्बुर था ना है, और हमने ना कभी इंतकामी कार्रवाई की है। इसमें कोई शक नहीं, चौधरी शुजात ने तो हमेशा सबको एक साथ लेके चलने की बात की है और हमेशा एक साथ चले हैं, ना सिर्फ चौधरी ख़ानदान बल्कि दीगर सियासतदानों को भी वो एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। जब चौधरी शुजात साहब की इन्होंने बात सुनना ख़त्म कर दी, तब ये सारा मामला शुरू हुआ। मतलब कि चौधरी शुजात साहब ने हमेशा अपने बच्चों से भी ज़्यादा इनका किया, मगर इन रिटर्न में इन्होंने ही मुख्तलिफ़ ख़ानदान के कुछ लोगों के थ्रू शुजात साहब और हमारे ख़िलाफ़ बयानबाजी शुरू कर दी। बातें तो हमारे पास भी हैं काफ़ी करने के लिए। अभी हाल में आपको पता है कि एक वसीम बदामी साहब के शो पर हमारे घर की ख़वातीन जो बातें की हैं, हमारे पास भी जवाब हैं, मगर हम मुनासिब नहीं समझते कि हम उस लेवल पर आएँ कि हम जवाब दें। जबकि चौधरी ज़ुल्लाही शहीद साहब ने और शुजात साहब को भी कभी भी नहीं था कि इस तरह करके ख़ानदान की जो चंद औरतें हैं वो सियासत में आएँ, और ज़ुल्लाही साहब के बाद शुजात साहब भी इस ख़ानदान की सियासत को आगे लेके चले थे, तो उस चीज़ को भी ख़ानदान के कुछ लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन अगर शुजात साहब इस ख़ानदान की सियासत को आगे लेके ना चलते तो ना कोई वज़ीर आला होता, ना कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता, ना कोई वज़ीर होता। तो उन्होंने ख़ुद ही 2.5 साल पहले कह दिया था कि सियासत अपनी। तो जब वो हमारे साथ चलना ही नहीं चाहते तो हम पर किस तरह चलें? चौधरी साहब, फिर आपके नज़दीक इस फूट का चौधरी ख़ानदान में जो इस वक्त मौजूद है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? मेरे ख़्याल में एक वो हैं कि जिन्होंने वसीम बदामी के शो पर आके प्रोग्राम किया, और दूसरे जो साहब जो स्पेन में बैठे। चौधरी साहब ये बताएं कि चौधरी ख़ानदान के लाहौर और गुजरात के घर में हमने सुना है कि दीवार आ चुकी है, दीवार खड़ी कर दी गई है, क्या ऐसा है? दीवार की जहाँ बात कर रहे हैं ना, इन्होंने बीच में कनात लगा दिए, और वो भी दूसरी साइड से कनात लगी है, मगर जिस तरह हालात जा रहे हैं कोई पता नहीं कि दीवार वाला मामला शायद हो जाए, हम तो नहीं चाहते, मगर दूसरी साइड जो है वो शायद मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है जो गुजरात का घर है। तो मेरे ख्याल में जितना जल्दी ये मसला हल हो जाए उतना ही बेहतर है सारों को। मतलब कि इलेक्शनों में भी शुरू के दिनों में जो पोस्टर लगाए जाते थे, वहाँ पर बैनर लगवाए जाते थे, आपको पता नहीं स्टीमर बैनर तो बड़े ज़रूरी होते हैं इलेक्शनों में, तो वो बाकायदगी से अपने मुलाजमों को ये कह कर उतरवा देते थे। तो हमने स्टीमर या बैनर उतरवाने वाला कभी काम नहीं किया,
मगर हमारे ही उतरवा देते थे। तो मतलब कि इन छोटी छोटी चीज़ों पर आ जाना। फिर बाहर से अक्सर कॉल्स आती थी हमारे वर्कर्स को कि मुझे और सालिक साहब को ना सपोर्ट किया जाए, इसलिए कि हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। बाकायदा अभी भी थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं कि हमारा टाइम आ रहा है, तुम लोग इनका साथ छोड़ दो। क्या आपको लगता है कि ये तहरीक इंसाफ की जमात होने की वजह से उसका ये सियासी बयानिया या उनका वतीरा है कि वो दूसरे के स्टीमर बैनर उतार देते हैं? नहीं, ये तो सोच है ना, इसमें कोई आप पार्टी को तो ब्लेम नहीं कर सकते, इसलिए कि ये कुछ लोगों की जो बीच में सोच है वो इस तरह इलेक्शनों के दौरान ये होता रहा, हमारे अपने घर में होता रहा। चौधरी ख़ानदान की इस वक्त जायदाद की तकसीम का मामला भी है। लाहौर और गुजरात की जायदाद की तकसीम कैसे होगी? नहीं, वो जिसको जो उसका अपना हिस्सा है ऑन मेरिट पर वो उसको मिलना चाहिए। क्या जायदाद की तकसीम घर के बड़े बुजुर्ग कर सकते हैं या इसके लिए अदालत जाना पड़ेगा? तकसीम तो बड़ा नहीं फाइनल करना ना, अब जितने जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने फाइनल करना। मेरे तो ख्याल में कि अदालत के बगैर ही आपस में अगर घर का मामला है वो हल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि अपने खुद तमाशा बनाना। बिल्कुल, होना तो ऐसे ही चाहिए कि घर के बड़े इस मामले को सुलझा लें। यहाँ पर ईद का मौका है। चौधरी साहब, मैं चाहूँगा कि ईद के मौके पे आप पैगाम जो देना चाहें देखने वाले नाजरीन को, क्या पैगाम देंगे? मैं तो ये पैगाम देना चाहूँगा कि बड़ी मुश्किलों से जो है एक आज़ाद मुल्क हमें मिला, और जहाँ बात होती रही हकीकी आज़ादी की, हकीकी आज़ादी तो हमें 14 अगस्त 1947 में हमें मिल गई थी। तो हर इंसान को जो है ये एक सोच लेना चाहिए कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स में रह के जिसकी जो जिम्मेदारी है उसमें रह के दिन रात अपने शोबे में जो है वो मेहनत करें। और आज देखें आप, ये ईद का दिन है और इंडिया में जो है वहाँ पर काफ़ी सूबे ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पर आप गायें या बकरा ज़िबानी कर सकते हैं। तो हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, सेपरेट नेशन है, कि हम आज़ादी से जो है आज जो है बकरा और गायें भी ज़िबा कर सकते हैं। तो हमें जो है अपने मुल्क को फ़ख्र होना चाहिए, और हमें जो है पाकिस्तान आर्मी का सॉफ्ट इमेज जो है वो हर जगह हमें फैलाना चाहिए, इसलिए कि उनकी वजह से ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। और वही सरहदों की जो है वो आपको पता है 24 घंटे जो है वो हिफाजत कर रहे हैं, और हर चीज़ सोशल मीडिया में जो है आती है उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मुल्क की तरक्की के लिए सारों को दिन रात काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत खूबसूरत पैगाम आपने दिया है। चौधरी साहब का पैगाम आपने सुना है कि हर शख्स को अपनी डोमेन में काम करना चाहिए, और हर शख्स अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपनी डोमेन में, अपनी हद में भी काम करे, और पाक अफवाज की कुर्बानियों को भी किसी जगह पर रहेगा नहीं किया जा सकता। आज हम ईद मना रहे हैं अपने अपने घरों में। सुन्नत इब्राहीमी एसार और कुर्बानी का जज्बा देती है। अपने बच्चों को भी ये दर्स दें कि सुन्नत इब्राहीमी उस बड़ी ईद का मकसद क्या है। अब अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।